वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर बाजार की बात करें तो इस समय निफ्टी अच्छा रैंक की मजबूती के साथ कामकाज करते हुए सीमित दायरे का कारोबार है। बाजार खुले तो ऊपर थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए दबाव भी देखने को मिला, तो हरे से लाल निशान में स्विच करते हुए आज के बाजार की दिशा कैसी रह सकती है। आज इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है और आगे क्या अनुमान लगा सकते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर रोहन मेहता फ्रॉम टर्टल वेल्थ। Very good afternoon, Rohan, and thank you so much for joining in. And Dr. Ravi Singh, VP and Head of Research, Share India Securities. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विवेक तितल, रिसर्च हेड जागरण बिजनेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले सीधे चलते हैं विवेक के पास और जानते हैं कि आज के मुख्य ट्रिगर्स, मुख्य न्यूज क्या है जो बाजार पे इस समय it's playing in the markets now. थैंक यू मैम एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर हम देखें तो अमेरिकन मार्केट्स में कल भी एक तेज उछाल आता हुआ दिखाई दिया। कारण सिंपल कि डेट सीलिंग पर डील होने वाली है, इस तरह की अटकलें हैं और उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आ रहे हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट की नेक्स्ट वीक तक हो सकता है कि ये डील होती हुई दिखाई दे, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे थे कि कल नैस्डैक डाउ में एक अच्छी तेजी थी। खासतौर से वहां पर टेक शेयर जो कि ग्रोथ स्टॉक्स का इंडिकेटर माने जाते हैं, उनमें ज्यादा तेजी देखने के लिए मिल रही है लगातार 2 दिन से। अगर देखें तो वॉलमार्ट के नतीजे भी उम्मीद से बेहतर है, जिसकी वजह से अमेरिकन मार्केट्स का सेंटीमेंट सुधरता हुआ दिखाई दिया। वहां पर बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स का मानना है कि अमेरिकन मार्केट में जो बुल रैली है वो अब शुरू होने वाली है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अमेरिकन मार्केट्स बुल फेस में जाने वाला है। साथ ही अगर देखें तो G7 कंट्रीज की मीटिंग आज जापान में शुरू हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दुनिया के करीब 23 देशों के 130 बड़े बिजनेसमैन की मीटिंग पुर्तगाल और लिस्बन में शुरू हो रही है, जिसमें कि अभी बहुत कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि ये मीटिंग में क्या कुछ एजेंडे रहेंगे, लेकिन एआई को लेकर जरूर एक बात हो रही है। साथ ही अगर देखें तो S&P ने भारत की रेटिंग BBB- रखी है, स्टेबल आउटलुक दिया है। FY24 में कॉनकोर, IDBI बैंक और शिपिंग कॉर्पोरेशन का ही विनिवेश हो सकेगा, ऐसे कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से इंडिकेशन आ रहे हैं। साथ ही अगर देखें तो FIs की खरीदारी इंडियन मार्केट में चल रही है, जिसका इम्पैक्ट हम मार्केट में सीधे तौर पर देख रहे हैं। Good afternoon, Rohan, and thank you for joining in. My first question would be for IT होगी। हमने जब देखा कि नास्डैक और हमारे IT इंडेक्सेस में जो डाइवर्जेंस थी, यानी कि नास्डैक पे काफी अच्छा हमने उछाल देखा, लेकिन हमारे इंडियन IT स्टॉक्स हिले नहीं। लेकिन अब नतीजों के बाद टियर 2 स्टॉक्स में काफी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, लेकिन कल की मजबूती के बाद आज थोड़ा बहुत रुझान जो है वो IT शेयर में देखने को मिल रहा है। सो ये जो आप मोमेंटम आज IT स्टॉक्स में देख रहे हैं, इज इट सस्टेनेबल और इज इट जस्ट अ ब्लिप? देखो, हम आईटी की बात करें तो पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि इंडियन इकोनॉमी की कोई भी इकोनॉमी 3 सेगमेंट पे जीडीपी अपनी डिपेंडेंट है। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा होता है सर्विसेज और थर्ड होता है एग्रीकल्चर। हमने 2010 से 2020 तक देखा है कि सिर्फ सर्विस ने ही अपनी जीडीपी को आगे बढ़ाया था और जो ग्रोथ आया था। अभी हम देख रहे हैं कि सर्विसेज को छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत आगे बढ़ रहा है और मैन्युफैक्चरिंग पोस्ट कोविड ने बहुत आगे लीप ले ली है। सो हमारा जो ड्रीम है टू रीच टू दैट लेवल ऑफ जीडीपी, वो सिर्फ सर्विस से नहीं हो सकता है, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग दोनों से हो सकता है। सो सर्विस में भी आप ज्यादातर देखें तो आईटी ही लास्ट 10 इयर्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ किया था और बहुत अच्छा ग्रोथ किया था। आईटी सर्विसेज में सब कुछ ले सकते हैं हम, स्टार्टअप से लेके हम इन्फोसिस तक की जर्नी सब कंपनीज ले सकते हैं। देखो, जहां पे इतना ज्यादा ग्रोथ आता है तब वहां पे एक लेवल का कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है नेक्स्ट ईयर के लीप के लिए, और दैट इज वेयर हमको लगता है कि आईटी अभी के नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स के लिए एक कंसोलिडेशन जोन में चला जाएगा, एक्सेप्ट थोड़ी ऐसी आईटी सर्विसेज जो बहुत यूनिक है। तो उसको अगर छोड़ दे तो हम बेसिक आईटी सर्विसेज की बात करें, जैसे कंपनीज लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, तो हमको लगता है कि यहाँ पे वैल्यूएशन का और प्राइस का बहुत बड़ा एक गैप है। तो एक वहां पे वैल्यूएशन थोड़ा नॉर्मल हो जाए, प्रॉफिटेबिलिटी 2-3 साल में ज्यादा हो जाए, तो दैट वुड बी अ टाइम टू इन्वेस्ट इनटू आईटी। बट एज ऑफ नाउ फॉर नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स हमको लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़िया रिटर्न्स देगा इन कंपैरिजन ऑफ आईटी सर्विसेज। वेरी गुड आफ्टरनून रवि जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आपसे ये सवाल होगा कि एसबीआई और आईटीसी में आप नतीजों के बाद क्या कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच मैम यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए। फिलहाल तो देखिए नतीजे जो है वो
ओवरऑल अगर यहाँ पर देखा जाए तो मैं पूरी स्टडी जो करता हूँ उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि अब नतीजों के बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रही है। खासतौर से अगर इस समय आईटीसी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आईटीसी कहीं ना कहीं से थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, थोड़ा सा एक अपर बैंड यहाँ पर जो 425 रुपए का है वो है, क्योंकि आप एक साल में इसकी चाल देखें तो लगभग 51% को मिली है और लगभग 3 महीने में 8% बढ़ा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर करेक्शन आता है तो वो हेल्दी करेक्शन होगा। फिलहाल इन्वेस्टर के लिए अच्छा होगा क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है और ओवरऑल यहाँ पर टारगेट की बात करें तो 435 के लक्ष्य आपको जल्द अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या शॉर्ट टर्म, अभी भी बाइंग का जो बायसनेस है वो यहाँ पर बना रहेगा। और एसबीआई मैं क्लियर नहीं सुन पाया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? स्टेट बैंक, देखिए स्टेट बैंक में गीतू मैम मैं पहले भी टारगेट दे चुका हूँ, 680 का लक्ष्य आपके प्रोग्राम में दिया है। 550 और 540 से रैली स्टार्ट हुई है, इस समय 575 के पास आके थोड़ा सा रुका हुआ सा जरूर महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है नंबर्स के फ्रंट पे या फिर जिस हिसाब से ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से देखते हैं तो काफी अच्छे यहाँ पर वैल्यूएशंस बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को यहाँ पर बाय करके चलना चाहिए और अगर आप एक साल का 8 महीने से एक साल का लक्ष्य रखते हैं तो 680 और 650 के बीच के लेवल देखने को मिलेंगे। तो करंट लेवल से काफी इनफ स्पेस है, अगर कोई करेक्शन आता है तो वो हेल्दी करेक्शन होगा, खासतौर से अपनी पोजीशंस को ऐड करने के लिए। गुड आफ्टरनून रोहन जी। रोहन जी, एफआईज अगर देखें तो एफआईज पिछले कई महीनों से इंडिया से माल बेच रहे थे, लेकिन 3 महीने में अगर हम देखें तो एफआईज की फिगर में करीब 23 से 24 हजार करोड़ रुपए की उन्होंने बाइंग कर ली है। क्या लगता है कि एफआईज कहाँ पर खरीद रहे होंगे पोजीशंस, क्योंकि बैंकिंग में हमने देखा है कि एक सर्च आता हुआ दिख रहा है कि नेक्स्ट लैक ऑफ रैली अगर मार्केट में आनी है तो वो किन सेक्टर्स पर बेस्ड होगी? ऑफ कोर्स हम बहुत सारे, बिकॉज हम इंस्टीट्यूशन में आते हैं, अभी बहुत सारे एफआईआई के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे एफआईआई भी बहुत क्लियर है कि जहाँ पे वैल्यूएशन उसको ज्यादातर बेटर मिलेगा वहां पे पैसा जाएगा। इंडिया में आप 2023 कैलेंडर ईयर के पहले देखें तो इंडिया बहुत कॉस्टली हो गया था कंपेरेटिवली टू ऑल द इंडेक्सेस और द कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा इंडिया कॉस्टली था, समवेयर अराउंड ट्रेलिंग एट 28-29 टाइम्स ऑफ वैल्यूएशन। सो एक थोड़ा एक ब्रीच आना बहुत जरूरी था, तो वहां पे उसने लास्ट वी हैव सीन के वहां पे फिर से इन्वेस्टमेंट चालू हो गया। तो एफआईआई का इन्वेस्टमेंट दो जगह पे बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट लेवल पे होता है। एक होता है कि जहाँ पे ग्रोथ की कंपनीज, बड़ी कंपनीज जहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छा कर रही है, तो आप वही देखो, आईटीसी देखो, आप एलएनटी देखो, वहां पे कंसिस्टेंटली बहुत सारा लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। और दूसरा एक बहुत सेगमेंट कम आता है पर 1,000 करोड़ से 10,000 करोड़ की जो कंपनीज होती है और वहां पे एक्सट्रीम ग्रोथ सेगमेंट होते हैं, वहां पे हमको लगता है कि ये बहुत छोटा सा निवेश है पर वो लोगों के लिए, बिकॉज बैंडविड्थ ऑफ रिटर्न्स बहुत बड़ा हो सकता है। तो एक बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है एफआईआईज की जो मैंने देखी है कि बड़ी कंपनीज में बड़ा एलोकेशन करो और छोटी कंपनीज में जहां पे गैप ऑफ रिटर्न्स बहुत ह्यूज है वहां पे कम एलोकेशन करके देखते रहो कि कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रही है। तो जैसे देखो, अभी ये मार्केट 21 महीने से एक ही स्ट्रक्चर रेंज में चल रहा है। एवरी बिग कंसोलिडेशन के बाद एवरी बिग रिटर्न्स होता है। कोविड के पहले भी तकरीबन 30 महीने मार्केट एक ही रेंज में था। हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट एक ही, बुल मार्केट में अच्छा इन्वेस्टमेंट करना, बेयर मार्केट में अच्छा है। द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज इन बिग मार्केट जहां पे कुछ नहीं हो रहा है। तो वहां पे इंडिविजुअल लेवल पे जो कंपनीज आउट परफॉर्म कर रही है, 2-3 आपको मैं सेगमेंट बोलूं फॉर द इन्वेस्टर टू पिकअप अ गुड कंपनी। एक तो है कि अगर ये कैलेंडर ईयर 2023 में निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर रही है प्राइस के वाइज, दूसरा उसके सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रही है प्राइस के वाइज, और तीसरा कि उसके नंबर्स क्वार्टरली बहुत अच्छे आ रहे हैं एक्सपेक्टेशन से। ये सब कंपनीज जब रियल बुल मार्केट होगा, जो नियरली अबाउट निफ्टी 500 में हो गया आपका 16,000 के बाद, आपका रियल बुल मार्केट जब होगा, तब वी विल सी दिस कंपनी टू गेट बोथ बेटर वैल्यूएशन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप पूरे ऑटोमोबाइल में देखोगे तो टॉप 4 ऑटोमोबाइल टू व्हीलर में है हीरो, होंडा, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स। पर आप ग्रोथ सेगमेंट में देखोगे तो लास्ट एक साल में जो टीवीएस ने रिटर्न्स दिया है वो किसी ने नहीं दिया है। तो आप जब एफआई का इन्वेस्टमेंट्स देखोगे तो टीवीएस में बहुत ज्यादा देखोगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सबको पैसा बनाना है यहाँ पे, तो वो वहीं पे पैसा लगाएगा जहां पे उसको ग्रोथ आना है।
एक बहुत सिंपल सी बात करूं, हम सब आईपीएल देखते हैं, हमको वही प्लेयर पसंद आते हैं जो परफॉर्म करते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है, राइट? सो आज भी मेरा फेवरेट सचिन है, पर पैसा तो कोहली पे ही लगाया जाता है। तो एक बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है जो एफआई और कोई भी ह्यूमन फॉलो करता है। इंटरेस्टिंग बात कही है रवि जी। मैं इसी बात को थोड़ा एक्सटेंड करना चाहता हूँ कि जब एफआईज पैसा लगाते हैं तो वो अर्निंग को भी बहुत देखते हैं। आपने चूंकि आप अर्निंग काफी क्लोजली देखते हैं, आपने कहाँ देखा कि अर्निंग आई, अच्छी आई, लेकिन उतना रिटर्न नहीं मिला मार्केट में, उतना तेज रिएक्शन नहीं था? तो कुछ स्टॉक्स ऐसे बने होंगे जो कि आपकी लिस्ट में वैल्यू बाय या ग्रोथ वाइज बहुत अच्छे बन रहे होंगे। देखिए, मैं अगर इसको विवेक जी सेक्टर स्पेसिफिक बोलूं तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। और जो बात आपकी चल रही, बड़ा अच्छा सवाल आपने स्टार्ट किया कि एफआईआईज कंटिन्यू बाय कर रहे हैं, और बड़ा क्वेश्चन है कि वो कहाँ बाय कर रहे हैं। और अगर हम उसको थोड़ा डिकोड कर पाए तो शायद हमारे पैसे भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। मैंने जो एक अभी रिसेंट डेज में जो चेंजेस देखे, जो एफआईआईज का इन्फ्लो देखा, वो पहला जो सेगमेंट था वो था डिफेंस का सेक्टर और रेलवे में। आपने आरबीएनएल एक है, डिफेंस सेक्टर में जाते हैं तो मैसडॉक और एचएएल, इन बीईएल, इनमें एक बड़ा अच्छा खासा मोमेंटम जनरेट हुआ, लोअर लेवल बाइंग देखने को मिली। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई, एफआईआईज ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट की, अपनी जो है वो परसेंटेज इंक्रीज करी है। तो आप इन दो सेक्टर को तो आप क्लियरली यहाँ पर वॉच कर पा रहे होंगे। दूसरे जो दो सेक्टर में और यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एफएमसीजी जो है वो थोड़ा ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ा रहा है। और वैसे भी अभी रिसेंट डेटा 142 करोड़ हम पार कर चुके हैं, काफी प्रगति से बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि एफएमसीजी सेक्टर जो है वो आगे ग्रो करता हुआ ज्यादा नजर आएगा। और खास तौर से डाबर और हिंद यूनिलीवर, इस टाइप की गोदरेज कंपनीज जो है वो आगे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगी। और अर्निंग में भी जो आपने बात कही बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस समय अर्निंग स्टेबल और ग्रोथ के साथ इन सेगमेंट में, इस सेक्टर्स में दिखाई दे रही है। जो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, अभी जो बैंकिंग की बात हो रही थी, और बैंकिंग में अभी वो रिएक्शन नहीं मिला, लेकिन अगर आप छोटे मंझोले बैंकों को देखें, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक और डीसीबी बैंक या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इनमें देखिए तो बड़ा अग्रेशन बाइंग दिख रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे की जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है उसमें छोटे मंझोले बैंक्स आपकी पोर्टफोलियो में चमक बढ़ा पाएंगे। तो अगर आप स्ट्रैटेजिकली निवेश करना चाहते हैं तो मैंने सेक्टर को अगर आइडेंटिफाई करूं विवेक जी, तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। डिफेंस आपके सामने है, रेलवे आपके सामने है, बैंकिंग आपके सामने है, एफएमसीजी आपके सामने है। और मुझे लगता है कि ये 5 सेक्टर आपको अच्छी खासी ग्रोथ दे सकते हैं। और एफआईआईज का भी रुझान इन्हीं की तरफ है। एक जो चेंज अभी दिख रहा है वो है, जो आपने आईटी सेक्टर की चर्चा करी, मैं उसमें अगर आप 1 सेकंड तो मैं जरूर बोलना चाहूंगा। जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए आईटी सेक्टर, बिल्कुल मैं रोहन जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि अभी आईटी सेक्टर में क्या होता है, 3 साल का बूम आता है, 3 साल बाद वो थक जाता है और थक के फिर कुछ दिन वेट करता है। इस समय आप टॉप देखिए, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा या फिर विप्रो, ये या तो यहीं खड़े रहेंगे या यहाँ से 5-7% अभी डाउन ही मिलेंगे आपको आने वाले 1 साल तक, 8 महीने तक। तो इनमें निवेश करने के लिए दौड़ नहीं लगानी है, दौड़ लगाइए जिन सेक्टर की बात कर रहे हैं। और अगर आपका, क्योंकि ऐसा होता है कि इन्फोसिस में लोगों ने 2200-2000 पे भी निवेश निकल नहीं पाते, मत निकलिए, लेकिन एड ऑन भी मत करिए ये सोचकर कि लोअर लेवल बाइंग है तो मैं खरीद लेता हूँ, बढ़ जाएंगे, चांसेस नहीं है। थोड़ा सा ऐसे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखिए, दूसरे सेक्टर में निवेश करिए, जिससे एक तरफ लॉस हो तो दूसरी तरफ प्रॉफिट हो सके। मुझे लगा ये स्ट्रैटेजी जो दैनिक जागरण के खास तौर से दर्शक देखते हैं उनको अपनाने में ज्यादा फायदा होगा। रोहन जी, जैसे कि आपने कहा कि यू वर्क क्लोजली विद एफआईआईज, are they little skeptical ahead of the general elections that we have next year? क्योंकि जब भी हमने देखा जब इलेक्शंस होते हैं उससे पहले गतिविधि बढ़ती भी है, और जब इलेक्शंस बहुत करीब आते हैं तो then the markets turn volatile. इस समय आपका क्या व्यू है? देखो, इलेक्शन की जनरली बात है तो दैट इज अ वेरी फार फ्रंट, अभी कुछ बातें नहीं हो रही। पर एक चीज है कि हमको मोटा मोटी पता है कि क्या रिजल्ट आने वाला है। उसमें सिर्फ एक ही है कि भाई कितनी सीट्स आएगी, क्या होगी, बिकॉज इट्स अ क्लियर आइडेंटिफिकेशन, कोई डाउट नहीं है उसमें। और किसी को नहीं है, हम शायद कोई किसी की कैपिटलिस्टिक पर्सन को बोलेंगे तो सबको एक ही है कि भाई यही होने वाला है। इसमें ये नहीं है कि क्या होगा, इसमें पॉइंट ये है कि इंडिया को क्या लेवल पे इंडिया को ये लोग देखते हैं। आज इंडिया की लेवल पे हम देखते हैं, मैं आपको बताऊं, हम इंडियन पे बुलिश नहीं है,
जितना फॉरेनर्स इंडियन पॉपुलेशन। अब जो हिसाब से ग्रोथ आप देखो इंडिया का हो रहा है, आप डिजिटल से देखो कि आप ग्रोथ से देखो, कंपनी से देखो, इट इज एग्जाम्पलरी। मीन्स हमको पता ही नहीं कि हम कहाँ पे लेवल पे जा रहे हैं। और ये लोग इतने सारे, हमको कभी किसी के साथ हम एफआईएस के साथ मिलते हैं, वो जो हमको डेटा दिखाते हैं, हम लगता है कि रियली हम यही डेटा पे काम कर रहे हैं क्या? तो यही होता है ना, क्योंकि हमारे हमारे बच्चे का कोई खुद बाहर का कोई तारीफ करे तो हमको ज्यादा प्राउड होता है अपने खुद के राइट। बच्चे से। तो यही यही एक चीज होती है। सो सी दे आर वेरी बुलिश, बट एट द एंड ऑफ द डे देखो इंडिया भी इतना बड़ा ग्रोथ नहीं है, क्योंकि इंडिया भी आप सेगमेंट में देखो तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इंडिया कहीं के कहीं मिड कैप सेगमेंट में आता है। तो वहां पे वो लोगों का भी एलोकेशन ये लेवल पे नहीं होगा कि सब पैसा वहां पे डाल दे, बिकॉज साइज भी वो लोगों को चाहिए इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। सो इंडिया जैसे जैसे बेटर होता जाएगा उतनी साइज बढ़ती जाएगी, एंड दैट इज व्हाट वी हैव सीन अक्रॉस द वर्ल्ड। सो दूसरा मैं आपको बताऊं, हम बहुत सारे फैसिनेटेड है फॉर एफआईआईस, पर आपको मैं बताऊं तो लेवल ऑफ इंडियन मनी जो आने वाला है ना मार्केट में, इट इज अनबिलीवेबल। आज भी 2-2.5% का इक्विटी इंडियन मार्केट्स में है। अगर वही निवेश अगर 7-8% पे हो जाएगा, इंडियन मार्केट में इतना पैसा है। पर ऑफ कोर्स एफआईआई क्या करता है, एफआईआई आपको वो बूस्ट देता है जो प्राइस की बूस्ट देता है, तो इसीलिए हम वहां पे ज्यादा अट्रैक्टेड है। पर मैं 1% डाउट नहीं करता हूं कि एफआईआई का टॉप इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम हाई एक साल में नहीं होगा। मीन्स एक साल में एफआईआई ने जितना भी इन्वेस्टमेंट लास्ट इतने सालों में नहीं किया है, वो 1 से 2 साल में इंडिया में इन्वेस्टमेंट आने वाला है। Oh, you seem to be very optimistic, and if that is the fact, तो फिर तो शेयर बाजार को की जो ऊपर की चाल है तो बिल्कुल आगे आने वाले में समय में हमको अच्छी देखने को मिलेगी। रवि जी, एविएशन सेक्टर में तो उथल पुथल चल ही रही है। अब गो फर्स्ट के बाद स्पाइसजेट को लेके भी काफी दिक्कतें देखने को मिल रही है। सो इंडिगो इज द ओनली एविएशन स्टॉक व्हिच इज लिस्टेड एंड इट इज गुड। स्पाइसजेट भी लिस्टेड है पर उसको कोई देखता नहीं, 29-30 के आसपास ही वो कामकाज कर रहा है। सो इंडिगो में इस समय आपका क्या व्यू बन रहा है? आपको लगता है कि वन शुड रियली एक्यूमुलेट, बिकॉज मीनिंगफुली अगर एविएशन सेक्टर में किसी को इन्वेस्ट करना है, दिस इज द ओनली स्टॉक। गीतू मैम, मैं हमेशा अपने इन्वेस्टर को कहता हूँ कि फ्लाइट का मजा लीजिए, घूमने जाइए, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट मत करिए। टिकट खरीदिए लेकिन इन्वेस्टमेंट मत करिए, क्योंकि एक्चुअल में आपको कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिल पाती। डे टू डे ट्रेडर की एक्टिविटी के लिए तो बहुत बढ़िया है। तो आप अगर ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट से पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा क्या ठीक है। इस समय 2270 का लेवल चल रहा है। स्पाइसजेट जिस दिन बंद होगा 10% बढ़ जाएगा। जब कोई कंपनी यहाँ पर डिफॉल्ट करती है तो 15% बढ़ जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली घूम फिर के फिर वही आ जाएगा 10% नीचे, क्योंकि ये ऐसा सेगमेंट है जो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकाल पाता। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो मुझे लगता है होटल इंडस्ट्री ज्यादा अच्छी, क्योंकि आगे अभी छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं और खास तौर से समर सीजन में, और टिकट्स की डिमांड यहाँ पर ज्यादा रहेगी, तो थोड़ा सा पुल बैक आएगा। 2350-2380 तक लक्ष्य आएंगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। तो मैं बिल्कुल भी राय नहीं देता, चाहे वो स्पाइस जेट हो या इंटरग्लोब हो, इसमें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में इससे पैसे बन सकते हैं। लेकिन रवि जी, आप घूमने कैसे जाएंगे जब सारे एयरलाइंस ग्राउंड हो जाएंगी? नहीं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप घूमने जाइए, टिकट खरीदिए। जैसे मैं पेटीएम के लिए कहता था कि पेटीएम का जितने लोगों ने डिस्काउंट लिया है खूब लीजिए और एप्लीकेशन यूज करिए, इन्वेस्टमेंट मत करिए, नहीं तो जितना भी आपने डिस्काउंट लिया वो एक बार में आपको भरना पड़ेगा। और अल्टीमेटली आईपीओ के बाद वही हुआ। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कुछ सेगमेंट हैं, जैसे जोमेटो के लिए भी मैं यही कहता हूँ कि घर में खाने के सर्विसेज की सुविधा लीजिए, स्वाद चखिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का दिमाग मत लगाइए। बिल्कुल। रोहन जी, ये लिस्बन और पुर्तगाल में 23 देशों के 130 बड़े बिजनेसमैन मिल रहे हैं, जिसमें कि खबरें हैं कि गूगल, अल्फाबेट, गूगल, फेसबुक और बहुत सारी जो इंटरनेशनल बड़े ब्रांड्स हैं उन सभी के सीईओज वगैरह मिल रहे हैं। हमारे इंडिया से भी जाहिर सी बात है कुछ जा रहे होंगे। इस मीटिंग में किसी का भी डिस्क्लोजर नहीं है बहुत ज्यादा कि कौन कौन गया है, कितने एग्जैक्टली कि कौन कौन लोग उसमें वर्चुअली शामिल हो रहे हैं, कौन कौन फिजिकली शामिल हो रहे हैं। लेकिन लोग एआई से डर रहे हैं कहीं ना कहीं। किन सेक्टर्स में ज्यादा एआई इंपैक्ट करने वाला है और किन सेक्टर को फायदा देने वाला है, कुछ पता है?
ऑफ कोर्स सी देखो, एआई तो मेरे हिसाब से कोई डाउट ही नहीं है कि यही फ्यूचर है। एक्चुअली एआई है ही। हमको लगता है ये चैट जीपीटी के बाद अचानक के ये एआई का ये मामला हो गया है, ये सालों से है। आप फॉर एग्जांपल आपकी फाइल, आप लैपटॉप पे फाइल सर्च कर रहे हो और वो कर लेता है कि आपने ये फाइल आपको ज्यादा यूज करते हैं, वो भी एक एआई है, राइट? वो सिंपल सिंपल चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सॉन्ग्स, कौन सा सॉन्ग सबसे ज्यादा सुनते हो, तो आपको मोबाइल को पता है कि फॉर एग्जांपल ये आपका ये अरिजीत सिंह मेरा फेवरेट सिंगर है, वो एआई है। पर ये क्या है कि एक लेवल का एक मशीन लर्निंग एक अलग स्टेज पे जा रहा है। जैसे हमने गूगल के साथ तकरीबन 1 महीने पहले बात की थी, तो वो लोग एआई से 7-8 साल से काम कर रहे हैं। चैट जीपीटी जैसा मॉडल उसने बहुत पहले बना दिया था, पर वो लॉन्च नहीं कर रहे थे बिकॉज़ वो लोगों को लगता था कि इट इज़ नॉट रेडी, मार्केट इज़ नॉट रेडी, और अचानक ये चैट जीपीटी आ गया और मामला पूरा अलग लेवल से कर लिया। सो एआई इज गोइंग टू बी एंड इट इज देयर, ज्यादा प्रेवलेंट हो जाएगा। और एआई बहुत इजी काम कर देगा आपका, कि आपको कोई मशीन लर्निंग करने लगेगा कि भाई हाँ ठीक है, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो हर चीज में एआई आएगा, नहीं कि एक ही चीज में। मैन्युफैक्चरिंग से लेके सर्विस से लेके हॉस्पिटलाइजेशन, होटल्स की प्रेफरेंस, बस सब कुछ एआई आ जाएगा। मैं आपको सिंपल से क्वेश्चन बता रहा हूँ। मैं जिसके साथ मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, जैसे हमारी एविएशन की बात हुई, मैं जैसे फॉर एग्जांपल आई ऑलवेज प्रेफर टू हैव एन एग्जिट रो, आइल सीट। तो उसको पता है एआई को कि रोहन मेहता जब आता है तो उसको ये सीट पता है। तो दिस इज ओके। एवरीवेयर, और ये बहुत अच्छा काम कर देगा। जैसे हमने एक बहुत बड़ा चेंज 2000 से 2010 में सॉफ्टवेयर डिवीजन में देखा था, वैसा ही चेंज 2020 जो अभी है उससे 2030 में एआई में बहुत बड़ा चेंज आएगा। वेरी पॉजिटिव थिंग। पर इससे ऐसा नहीं हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा ह्यूमन एआई तो यहाँ ही है, ये एआई क्रिएट करता है और वो एआई बिजनेस में क्रिएट करता है। तो आई डोंट थिंक सो कि इससे होगा, सबको फायदा होगा। इंडिविजुअल कंपनी किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा, ये अभी क्लियर नहीं हो सकता है, बिकॉज ज्यादातर तो अगर बेनिफिशियल पॉइंट पे देखो तो हमको सर्विस सेक्टर, सॉफ्टवेयर सर्विस में ही एआई को ज्यादा बेनिफिट हो सकती है। सो आई थिंक सो देयर इज वन कंपनी विच आई ऑलवेज हैव अडोर्ड फॉर एआई इज एलटीटीएस। सो लार्सन टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज के पास इतने सारे पेटेंट्स है, एंड एआई के भी इतने सारे काम करते हैं, जो मैंने बहुत कम कंपनी दूसरे में देखी है। सो आई थिंक सो एलटीटीएस वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी टू लुक फॉरवर्ड फॉर। रवि जी, अगर देखें तो जब से डेट सीलिंग की जो अटकलें हैं वो दूर होती हुई दिख रही हैं 2 दिन से, तो हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में एक अच्छा बाउंस बैक दिखाई दिया। उसके साथ साथ कमोडिटी मार्केट ने भी उतना ही तेज बाउंस बैक दिया। क्रूड ऑयल जो 5700 रुपए तक आ गया था एमसीएक्स में, वो 6000 पार हुआ। नेचुरल गैस में कल हमने देखा कि 10% का जंप इंटरनेशनल मार्केट में और इंडियन मार्केट्स में भी आता हुआ दिखाई दिया। कमोडिटी कुछ फियर फैक्टर तो नहीं बनेगा इंडियन मार्केट की रैली के लिए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है विवेक जी कि यहाँ पर कमोडिटी की प्राइसेस को अगर देखते हैं तो करेक्शन होना अच्छी बात है थोड़ा सा, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा यहाँ पर अपसाइड बैंड बनता नहीं है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को अगर यहाँ पर देखते हैं तो जो इन्वेंट्री के डेटा निकल कर आए उसका एक इम्पैक्ट है, और इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर 10% की आपको रैली जरूर नेचुरल गैस में देखने को मिले, लेकिन सस्टेनेबल नहीं है। अब दूसरी तरफ जाते हैं, जो एनर्जी की यहाँ पर डिमांड निकल कर आती है उसमें सप्लाई चेन को अगर देखते हैं तो काफी अच्छी सप्लाई चेन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस 6000 के पास है, और अगर आप पिछले कई सेशन से अगर देख रहे हो तो लगभग ये प्राइसेस 5000 से 6100 के बीच में ही चल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पर प्राइसेस बहुत ज्यादा अपर बैंड पे नहीं होने वाले हैं। हाँ, जरूर है कि एनर्जी की थोड़ी डिमांड बढ़ी है, क्योंकि जिस हिसाब से वेदर यहाँ पर रिपोर्ट निकल कर आती है उसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस का थोड़ी सी वोलेटिलिटी होती है। लेकिन अभी फिलहाल पैनिक जोन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। जो पैनिक जोन दिखा भी रहा था वो भी यहाँ पर कम होता हुआ नजर आया। गोल्ड के प्राइसेस आप देखिए कि लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ने के बाद, जहां पे वो 62,000 के पहुंचने के बाद वापिस से आज 59,800 के पास पहुंच गए। सिल्वर जो 78,000 के पास थी वो आज 73,000 के पास पहुंच गई। तो ये करेक्शन थोड़े हेल्दी करेक्शन है। और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये भी कि पिछले 12 दिनों का अगर कंटिन्यू डेटा यहाँ पर एफआईआईस का देखें तो लगभग 1200 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी एवरी डे अराउंड एवरेज देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं से जो एक बॉन्ड यील्ड यहाँ पर बढ़ रहे थे उसका जो फायदा मिल रहा था, एफआईआईस जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, वो अब थोड़ा सा कम होते हुए अब इक्विटी मार्केट की तरफ रुझान करता हुआ नजर आएगा। तो मुझे यहाँ पे बहुत पैनिक नहीं दिखाई देता, लेकिन आपका जो पॉइंट है वो वैलिड है कि थोड़ा सा निफ्टी में या बैंक निफ्टी में या फिन निफ्टी में देखते हैं, सेंसेक्स में देखते हैं तो थोड़ा सा करेक्शन जोन जरूर दिखाई देता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप
निफ्टी के पर्टिकुलर लेवल्स की बात कर ले, 18,400 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक कोई बहुत बड़ा रैली का चांस नहीं बनेगा। प्लस थोड़े करेक्शन दिख सकते हैं आपको, 17,900 17,800 के लेवल अगर आते हैं तो शायद वो इन्वेस्टर को फिर से अट्रैक्ट करने लगेगा। Rohan ji, are you worried about the El Nino deficit monsoon that we talk about? Because India की consumption story जो है, that is the main driver. ये इसमें क्या है, आई टेल यू, हम वी आर द पीपल जिसमें स्ट्रेस नहीं होता है, उस वो भी बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, तो कुछ ना कुछ हमें ना निकाल ही देते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम होने वाला है, कहाँ पे मानसून। देखो ये सब चीज ऐसी है जो ऐसा पोर्टफोलियो मैनेजर में बात कर रहा हूँ, ये सब अपने कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि मानसून कहाँ पे होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या प्रेडिक्शन होगा, वो हर बार एक नया वैल्यू आता है। हम पहले जब मेरा एज अ मैं रिसर्च एनालिस्ट था तो पहले 3-4 साल में बहुत सीरियस था कि कहाँ पे बारिश आने वाली है, कहाँ पे क्या आउटपुट होने वाला है। फिर हमको पता चला कि इससे वो कुछ काम लगता है नहीं, ठीक है, तो उससे Okay. ज्यादा बेटर है कि अपनी अपनी स्ट्रेटेजी रिटर्न्स पे या कंपनीज के रिजल्ट पे फोकस करे, बिजनेस पे फोकस करे, बिकॉज ये ऐसी चीज है जिसका कोई कंट्रोल ही नहीं है किसी के पास कि क्या होने वाला है। सो ऑन दैट जोन मैं तो आपने प्रश्न पूछा, मैंने तो डेटा भी नहीं देखा है और मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ। अगर कुछ होगा तो देख लेंगे, पर ये इस पे बात करना और उस पे थॉट देना ही मेरे हिसाब से देयर इज नो पॉइंट ऑफ थॉट प्रोसेस। Correct. I agree with your statement, sir. Ravi ji, stocks on your radar. देखिए, मैंने जैसा बताया कि थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन का मोड दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं कुछ स्टॉक्स आपको यहाँ पर रिकमेंड करूंगा। जैसे आपके लिए यहाँ पर जो अट्रैक्शन, मैंने अभी डिफेंस काउंटर बोला था, तो मुझे BEL और HAL ये दोनों ही काफी अट्रैक्शन दिखाई दे रहे हैं और मुझे लगता है कि 8 से 10% की रैली आपको आने वाले 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर डे टू डे एक्टिविटी में देखते हैं तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो ऑटो काउंटर अच्छा लग रहा है, यानी टाटा मोटर्स के जिस हिसाब से रिजल्ट्स निकल कर आए हैं वो काउंटर अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्द टाटा मोटर अब 580 के आसपास के लेवल देखने को मिलेंगे। और साथ ही आपने SBI की चर्चा की थी, 577 और 75 के पास से रेंज चल रही है। मुझे लगता है कि ये भी यहाँ से अपसाइड जाएगा और लगभग 620 का इमीडिएट टारगेट अचीव करता हुआ नजर आएगा। तो ये ऐसे 4 स्टॉक्स हैं जो कि मेरी आज की रडार पे हैं और इनमें बाइंग मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। रोहन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करते हैं कि आने वाले हफ्तों में आपसे फिर से मुलाकात होती रहेगी। So we'll have so much to talk about as far as the fundamentals are concerned. विवेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, सोमवार को फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।